इन्वेस्टमेंट के विषय में मेरी जो चर्चा है वो लोगों के साथ होती रहती है। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने देखा कि लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड वाले पोर्टफोलियो में 15, 20, 25 यहाँ तक कुछ लोगों ने 40 स्कीम्स में भी निवेश करके रखा हुआ है। और जब मैं पूछता हूँ उनसे कि ऐसा क्यों, तो वो डाइवर्सिफिकेशन का नाम देते हैं। हालांकि उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स भी रहते हैं। अब देखिए, ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। अगर आप स्टॉक्स में भी कामकाज करते हो और म्यूचुअल फंड में भी करते हो तो एक सिमिलर तरीके की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो। स्टॉक्स में तो ये बात ठीक है कि अगर आपने 20, 25, 30 अलग अलग कंपनियों में निवेश करके रखा है तो कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही है कि आप डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, अपने रिस्क को कम रखने के लिए ये स्टेप उठा रहे हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी सेबी ने गाइडलाइंस बनाकर रखी है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड हमें देखने के लिए मिलते हैं और एक ही कैटेगरी के अंदर अगर हम मल्टीपल स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती है। और इस पर्टिकुलर लाइन को एक रैशनल तरीके से, पूरे फैक्ट्स के साथ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको एक एक्शनेबल इनपुट मिल सके कि आखिर कितने म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स को जगह देनी चाहिए ताकि हमें बेटर रिटर्न्स मिल सके और हमारी डाइवर्सिफिकेशन भी बनी रहे। तो शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। मोतीलाल ओसवाल ने एक एक्सक्लूसिव एनएफओ लॉन्च किया, यानी कि न्यू फंड ऑफर लॉन्च किया है, जो आपको केवल और केवल ग्रो पर ही अवेलेबल मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड में आपको मिल जाएंगे दो तरह के अलग अलग वेरिएंट्स। एक है मोतीलाल ओसवाल एसेट एलोकेशन पैसिव फंड ऑफ फंड एग्रेसिव और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल एसेट एलोकेशन पैसिव फंड ऑफ फंड कंजर्वेटिव। और इस तरीके के जो फंड है वो इन्वेस्ट करते हैं पैसिव फंड्स में, जैसे कि निफ्टी 500 इंडेक्स हो गया, S&P 500 इंडेक्स हो गया। ETFs में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या तो इंटरनेशनल इक्विटी से रिलेटेड हो। डेब्ट फंड्स जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, ETFs जैसे प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। और इनमें इन्वेस्ट करना भी होता है बेहद सिंपल। मैंने यहाँ पर लॉग इन कर दिया है और म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन में ही मैं यहाँ पर लाइव एनएफओ में आ चुका हूँ। और लाइव एनएफओ में यहाँ पर मुझे ये दो फंड्स दिखाई दे रहे हैं जिनकी लॉन्च डेट है 19 फरवरी 2021 और क्लोजिंग डेट जो है वो 5 मार्च 2021 की दिखा रहा है। अब यहाँ पर एक फंड को हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पर लॉन्च डेट देख सकते हैं, क्लोजिंग डेट देख सकते हैं और अलोकेशन डेट, यानी कि कब ये फंड्स अलोकेट हो जाएंगे वो देख सकते हैं। और एनएवी की जानकारी भी हमें यहाँ पर मिल रही है। फंड मैनेजर्स की भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। मिनिमम इसमें आप 500 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एग्जिट लोड जो है वो 1% का लगेगा अगर आप 3 महीने से पहले ही इस फंड से एग्जिट होते हो तो। और इनमें इन्वेस्टमेंट करना भी बड़ा ही सिंपल है। जैसे मैंने यहाँ पर वन टाइम सिलेक्ट कर दिया, 5000 रुपए मैंने यहाँ पर डाल दिए और जस्ट मैंने इन्वेस्ट को यहाँ पर क्लिक कर दिया और हो गए मेरी सारी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट। इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स है वो आपको ग्रो के ब्लॉग पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ग्रो की वेबसाइट या ग्रो की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, जितने भी इक्विटी म्यूचुअल फंड मौजूद है आज के डेट में, उन्हें सेबी के नॉर्म्स को ही फॉलो करना होता है। अब यहाँ पर जो 3 मुख्य कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप के लिए जो ये नॉर्म्स है वो ये है कि पहले से लेकर 100 तक जो भी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के फंड को उसमें निवेश करना है। दूसरी कैटेगरी मिड कैप की है, 101 से यानी 101 से लेकर 250 तक के रैंक में जो भी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन की, इस पर्टिकुलर फंड को उन कंपनियों में निवेश करना है। और स्मॉल कैप की बात करें तो 251 से लेकर यानी 251 से लेकर जो भी रैंक की कंपनियां हैं, इस पर्टिकुलर कैटेगरी का फंड उस कंपनी में निवेश कर सकता है, यानी अपने पोर्टफोलियो में रख सकता है। तो ये नॉर्म्स हैं, ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जो सेबी की तरफ से आते हैं और इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को इस चीज को फॉलो करना होता है। अब अपनी इस बात को और आसानी से समझाने के लिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक SBI का म्यूचुअल फंड ले लूंगा और एक ICICI प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड ले लूंगा। दोनों ही लार्ज कैप कैटेगरी से मैंने लिए हुए हैं। अब आप देख पा रहे हो कि जो रिटर्न्स हैं 3 साल के, 1 साल के या 5 साल के,
तीनों पर्टिकुलर ईयर्स के वेरिएशन में आप देखोगे तो एक साल में जहां एसबीआई ने करीबन 28.5% दिए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने भी 24.5% तो दिए हैं। 5 सालों में एसबीआई ब्लू चिप ने 16.5% के रिटर्न्स बनाकर दिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 17.5% के आसपास के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और वहीं पर बात करें 3 सालों की तो एसबीआई ब्लू चिप ने बनाकर दिए हैं 13.4% के रिटर्न और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने बनाकर दिए हैं 12.4% के रिटर्न। तो वेरिएशन कोई बड़ा वेरिएशन नहीं है। देखिए अब इनकी टॉप होल्डिंग पर भी एक नजर घुमा देते हैं। आप देख पा रहे हो एचडीएफसी बैंक, एसबीआई ब्लू चिप ने करीब करीब 10% के आसपास की एलोकेशन रखी हुई है अपने पोर्टफोलियो में। वहीं पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने भी 8.5% की रखी हुई है। आईसीआईसीआई बैंक को 6.5% से ज्यादा की जगह दी हुई है एसबीआई ब्लू चिप ने, वहीं पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 8.5% की जगह दी हुई है। इन्फोसिस 5.25% और वहीं पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने इन्फोसिस को 8.5% की जगह दी हुई है। एसबीआई ब्लू चिप की जो भी होल्डिंग हम देख पा रहे हैं और जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की जो देख पा रहे हैं मोर और लेस सिमिलर है। थोड़ी कितनी अलोकेशन जो है वो कुछ कंपनियों में अलग रखी हुई है। बाकी आप कंपनियों में होल्डिंग देख पा रहे हैं, जो कंपनियों की जगह है उनके पोर्टफोलियो में वो हम देख पा रहे हैं कि वो सिमिलर ही हैं। जो कंपनियां इस फंड में हैं वही कंपनियां आपको इस फंड में भी देखने के लिए मिल जाती है। अब एक दो और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे लार्सन एंड टर्बो। यहाँ पर 4% का पोर्टफोलियो अलोकेशन दिया हुआ है एसबीआई ब्लू चिप ने और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 3.8% का, तो मोर और लेस 4% की ही रेंज का है वो भी। एचडीएफसी की बात करें तो 3.8% का है और वहीं पर 4.3% की अलोकेशन है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में। तो ये देखने के लिए मिल रहा है कि अगर एक कैटेगरी में हम निवेश करते हैं तो कोई बड़ी डाइवर्सिफिकेशन की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं पर्टिकुलर कंपनीज में वो कैटेगरी के जो फंड्स है वो निवेश करते हैं। हाँ, लेकिन अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले फंड्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि कभी कभी लॉन्ग रन में लार्ज कैप वाली कैटेगरियों में ज़्यादा आपको रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं वो आपको एग्रेसिव रिटर्न्स बनाकर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनमें रिस्क भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रिटर्न्स के पोटेंशियल भी ज़्यादा होते हैं। ऐसा हिस्टोरिकली हमने देखा हुआ है। तो अब इस बात को समझें कि हमें अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन के म्यूचुअल फंड में निवेश करना ही है, तो फिर घुमा फिरा कर वही सवाल हो जाता है कि आखिर इन कैटेगरीज में से कितने फंड्स का चुनाव किया जाए। देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस बनाकर मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूं, तो मैं यहाँ पर अपनी बात करूंगा। मैं इन कैटेगरीज में से मैक्सिमम 2 म्यूचुअल फंड्स रखता हूं। जैसे कि अगर लार्ज कैप हो गया तो उस कैटेगरी में केवल 2 म्यूचुअल फंड्स को ही जगह दूंगा। मिड कैप की कैटेगरी हो गई तो वहां पर भी केवल 2 म्यूचुअल फंड्स को ही जगह दूंगा अपने पोर्टफोलियो में। स्मॉल कैप में कभी कभी मैं 3 रखना प्रेफर करता हूं। जैसे मैंने कहा कि स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होती है, तो वहां पर आप ये देख सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है जो किस पर्टिकुलर स्मॉल कैप को सबसे ज़्यादा अलोकेशन के साथ अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। तो वहां पर थोड़ी कितनी एनालिसिस आपको उन पर्टिकुलर फंड्स के पोर्टफोलियो के बारे में करनी पड़ेगी, जो मैं कभी कभी अपने लिए खुद के लिए करता हूं जब मैं चुनाव करता हूं। तो स्मॉल कैप में इस वजह से मैं थोड़े ज़्यादा फंड्स रखता हूं। हाँ, यहाँ तक अगर आपको किसी सेक्टर की पर्टिकुलर नॉलेज है, जैसे रिसेंटली मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी, वो मेडिकल फील्ड में से है, तो उन्हें मेडिकल की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, फार्मा की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, तो उस केस में आप कोई सेक्टर फंड भी चूज कर सकते हो, लेकिन वो केवल तब जब आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर की अच्छी समझ है। जो कंपनियां उस पर्टिकुलर सेक्टर में लिस्टेड हैं, जो कंपनियां उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल लगती है, ऐसी आपकी एनालिसिस के हिसाब से आपको लगता है, तो आप सेक्टर फंड भी चुन सकते हो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए। हाँ, यदि आप एकदम ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो मैं तो ये कहूँगा आप केवल लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन एक आइडल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करें तो वहाँ पर 50% के आसपास, यानी 50% के आसपास अलोकेशन आपका लार्ज कैप फंड्स में होना चाहिए। 30% के आसपास का जो अलोकेशन है वो मिड कैप फंड्स में होना चाहिए और 20% का जो अलोकेशन है वो स्मॉल कैप में होना चाहिए। लेकिन ये आपके रिस्क प्रोफाइल, आपके गोल की ड्यूरेशन क्या है, क्या अमाउंट आप टारगेट करते हो, किस प्रकार के आपको रिटर्न चाहिए, इन चीज़ों की डिपेंडेंसी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं, अलोकेशन जब भी आप सेट करते हैं। इस वजह से आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके ही म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो हैं वो डिज़ाइन करने चाहिए। हाँ, लेकिन आप ये प्रेफर कीजिएगा, आप कंसल्ट भले ही अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से कीजिएगा, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कीजिएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में करने की कोशिश कीजिएगा, यदि आपको वो करने आता है तो।
आप ज़्यादा एज कैटेगरी के हो और आपको कोई भी झंझट करना पसंद नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अभी आप अपने मिड एज में हो, टेक्नोलॉजी अच्छे से समझते हो, तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने ग्रो के बारे में आपको बताया वीडियो के शुरुआत में, तो उनके ऐप के माध्यम से भी आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जहां पर इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि आप म्यूचुअल फंड में 25 से 30 स्कीमों में निवेश करके कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे हो। ये एक सही अप्रोच नहीं होता है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। बाकी हमेशा की तरफ फैसला आपका होता है, ओपिनियन केवल मेरा लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से होता है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर मुझे सिग्नल ज़रूर दीजिएगा। आपको लगता है इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ सकती है तो वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर सिंप्लीफाई करता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।